Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril, this per class 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट जो है, एक फ्रेंच फिजिस्ट था जिसका नाम था लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली एक फ्रेंच फिजिस्ट है, लुइस डी ब्रोगली। उसके एतबार से जो मैटर है, इसका जो नेचर है वो ड्यूअल है। लुइस डी ब्रोगली के एतबार से जो मैटर है, इसका जो नेचर है वो ड्यूअल है। एक तो इसका नेचर होता है वेव नेचर, होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है ना। इन दो को, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को उसने रिलेट किया, ही कोरिलेटेड द टू, उसने इन दो को रिलेट किया इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, दैट इज नोन एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन। उसने इन दो को कोरिलेट किया इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन दैट इज नोन एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड इज गिवन एज, वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। मैं रिपीट करूंगा। तो लुइस डी ब्रोगली एक फ्रेंच फिजिस्ट था। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जो मैटर होता है, इसका जो नेचर है वो ड्यूअल है। इसके पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है ना। तो इससे पहले इसने ये चीज़ क्यों प्रेजेंट किया? इसने ये चीज़ हमारे सामने इसलिए पेश की क्योंकि जो ये लुइस डी ब्रोगली है, इसके ये इंस्पायर हुआ था किससे? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो इससे पहले ये देखा गया जो लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसने ये सोचा कि अगर लाइट के पास ड्यूअल नेचर है तो मैटर जो है इसके पास भी जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। ठीक है ना। इसका एक नेचर होता है वेव नेचर और दूसरा नेचर इसका होता है पार्टिकल नेचर। इन दो को फिर उसने कोरिलेट किया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड दैट्स कॉल्ड डी ब्रोगलीज इक्वेशन। वो क्या है? वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है ना। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को कैसे डेराइव करेंगे? सो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन, derivation of de Broglie's equation। इसने इस इक्वेशन को डिराइव किया बाय यूजिंग टू कॉन्सेप्ट्स। एक जो इक्वेशन इसने इस्तेमाल की एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के एतबार से जो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है ना। और एज न्यू इज इक्वल, न्यू किसके बराबर होता है? C बाई लैम्डा। सो दिस बिकम्स E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E एनर्जी किसके बराबर होती है? एम सी स्क्वायर के बराबर। सो दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट? एनर्जी their left hand sides are equal, it means their right hand side should be equal. So from equation first and second, what we get? हमने देखा E किसके बराबर होता है? एच सी बाई लैम्डा। E किसके बराबर है? एम सी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है ना। एक सी कैंसल, तो मैं लिखूंगा एम सी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ठीक है ना। फिलहाल जो यहाँ पे C है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिलहाल हमने जो इक्वेशन देखी वो ये है कि
c किसके बराबर है? सो लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम सी, वेयर c is velocity of light, velocity of light, and if v is velocity of moving particle, if v is velocity of moving particle, अगर ये moving particle की velocity है v, so above equation becomes, हमें जो equation मिलेगी that is equal to h divided by mv, ठीक है ना? as mv mass into velocity किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर, and that is represented by p. So this equation becomes lambda is equal to h by m, h by p, h by p, ठीक है ना? So this is the de Broglie's equation, or we can say this or this is the de Broglie's equation. So lambda is equal to h by mv. So this how we derive de Broglie's equation. अब जो de Broglie's equation है, इसमें हम देखते हैं कि वेव नेचर जो है, ये है वेव नेचर, वेव नेचर इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर, वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर, ठीक है ना? तो वो मटेरियल पार्टिकल जिसका वेव नेचर ज़्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर कम होगा, और वो मटेरियल पार्टिकल जिसका पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा उसका वेव नेचर कम होगा, ठीक है ना? ये हम देखेंगे अंडर द कंसेप्ट लिमिटेशन ऑफ de Broglie's इक्वेशन, लिमिटेशन ऑफ de Broglie's इक्वेशन, de Broglie इक्वेशन। तो इस de Broglie में एक ही लिमिटेशन है। de Broglie ने ये बोला कि जो मैटर है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, ठीक है ना? जब हम इसको अप्लाई करेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे de Broglie इक्वेशन को, तो ये उन पे अप्लाई होती है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती है, एंड दैट बिकम्स द लिमिटेशन. सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ de Broglie's इक्वेशन? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, it is applicable only for microscopic particles, microscopic particles, it's applicable only for microscopic particles. एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इट्स एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये अप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना? तो चलो हम इसको हम देखते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल. इसको हम देखेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लीजिए 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 10⁻5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना? हमारे पास एक बॉल है जिसका वेट जो है और मास, जिस बॉल का मास जो है दैट इज 0.1 kg, ठीक है ना? इस बॉल की भी वेलोसिटी जो है दैट इज 10⁻5 मीटर पर सेकंड. तो हम इसके लिए लेमडा निकालेंगे, ठीक है ना? इसके लिए भी लेमडा निकालेंगे. चलो पहले निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए. सो लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv. h है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइड बाई मास. इसका कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इट इज किलोग्राम, ठीक है ना? फिर वेलोसिटी है 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी v. तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है दैट इज 7.27 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यहाँ पे वैल्यू आता है, ठीक है ना? क्योंकि ये और ये कैंसल, ये 1 मीटर कैंसल, किलोग्राम कैंसल. अब जो वैल्यू निकलेगा दैट्स इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है ना? तो बॉल के लिए जो ये लेमडा है दैट इज h बाई mv. तो h कितना है यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइड बाई मास कितना है इसका 0.1 kg.
इसका मास है 0.1 kg इनटू इसकी वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये 1 मीटर कैंसल, पर सेकंड सेकंड कैंसल, किलोग्राम किलोग्राम कैंसल। अब यहाँ पे है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है ना यहाँ पे। ये 0.1, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा 1/10 इंटू 10⁻4 इंटू 10 एंड दैट्स 10⁵, ठीक है। तो एक 10 कैंसल। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगा मीटर में मिलेगा, क्या मिलेगा 6.626 इंटू 10⁻, यहाँ पे है -34 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻38 मीटर इसका वैल्यू निकलता है, ठीक है ना। तो लेमडा जो बॉल के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जो लेमडा निकला वो क्या निकला, वो निकला 7.27 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो बॉल के लिए वैल्यू निकला 6.626 इंटू 10⁻�38 मीटर एंड दिस वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट, इट इज इनसिग्निफिकेंट, दिस वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट। तो बॉल के लिए जो वेव नेचर निकलता है इट्स इनसिग्निफिकेंट, इट मीन्स कि जो बॉल है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ एक नेचर है दैट इज पार्टिकल नेचर, इसके पास वेव नेचर नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू निकलता है दैट्स इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना। सो दिस द लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, कि इसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी ये लिमिटेशन है कि ये सिर्फ अप्लाई होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।